कल्चर तो हमने डिस्कस कर चुके हैं बेटा, वो जीएस पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रखा था। आज हम इसको पीएसआईआर पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। किस पर्सपेक्टिव से? पीएसआईआर पर्सपेक्टिव से जो है वो डिस्कस करेंगे। चलो सर ठीक है। तो सर आज क्या हम आपको आप हमको वापस बताओगे कि इंडिया में कहाँ पर गेहूं की फसल होती है, कहाँ पर जो है वो रबी की फसल होती है, कहाँ पर राइस बोया जाता है, कहाँ पर गन्ने की फसल होती है? सर ये सब हमको वापस बताओगे क्या? ना बेटा ना। ये सारा डिस्कशन थोड़ी ना होता है पीएसआईआर में। ये सारा डिस्कशन तो ज्योग्राफी में आपके पास यहाँ पे होता है। तो फिर सर यहाँ क्या पढ़ना होता है? यहाँ पर पढ़ना होता है विद सो कॉल्ड क्राइसिस इन एग्रीकल्चर। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। क्राइसिस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमारे पास क्या क्या क्राइसिस चलते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दोस क्राइसिस, व्हाट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट आर टेकिंग फॉर दैट। एंड इसके अलावा और क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पर जो है वो हुई है। गवर्नमेंट ने जो भी मेजर्स लिए हैं, क्या वो मेजर्स मतलब उनका क्या आपके पास यहाँ पे व्हाट व्हाट इज द रिपोर्ट ऑफ दैट, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट। ये सारी की सारी चीजें हमको इसके अंदर डिस्कस करनी होती है। हाउ मेनी यू गॉट दिस पॉइंट? करेक्ट। यहाँ पर क्या है, इंप्लीमेंटेशन वाली चीजें हमको यहाँ पे देखनी होती है। करेक्ट, समझ आया यहाँ पर सभी को? यस, प्लीज रेज योर हैंड। समझ आया? क्या क्या चीजें इंप्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से जो है हमको यहाँ पर चीजें जो है वो देखनी होती है, इंप्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से कि किस तरीके की चीजें आपके पास यहाँ पर इंप्लीमेंट जो है वो हुई है। तो सबसे पहली बात आती है कि सर ना मेरे को एक बात बताओ, ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर लेकर के सारी चीजें समझते हैं। सर ना मेरे को एक बात बताओ, ये एग्रीकल्चर के अंदर क्राइसिस है ही क्यों? दिक्कत क्या है? एग्रीकल्चर में क्राइसिस है ही क्यों? आपको कैसे पता चला कि एग्रीकल्चर में क्राइसिस है? बेटा मेरे को एक बात बताओ, अगर एग्रीकल्चर में क्राइसिस नहीं होता, अगर एग्रीकल्चर में क्राइसिस नहीं होता तो इतनी ज्यादा आपने सुसाइड्स जो आपके पास यहां पर देखी है, फार्मर्स की सुसाइड्स, ये क्यों हो रही है? अरे सर, वो सुसाइड्स तो ना सर वो बेटी का ब्याह नहीं कर पाता ना सर दहेज के बदले, इस वजह से हो जाती है। अरे ना बेटा ना, वो होती है डेप्थ के बदले। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा कर्जा जो है आपके पास यहां पर हो जाता है। अच्छा, तो सर उसके ऊपर कर्जा क्यों? सर ना ये आपको नहीं पता है, कर्जा ना पक्का बेटी का दहेज देने के लिए होता होगा। ना बेटा ना, ये कर्जे के दहेज के देने के लिए नहीं होता है। ये कर्जा होता है अच्छी फसल की आस में, उसने बीज बोने के लिए, को जो है ना कि सही करने के लिए, जोने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए जो कर्ज लिया था, ये वो वाला कर्जा होता है। मगर मानसून आपके पास नहीं आता है, उसकी पूरी डिपेंडेंसी मानसून के ऊपर होती है, फसल खराब हो जाती है और इस वजह से वो वापस पैसा नहीं बना पाता है। तो इस तरीके से वो एक एक कर्जा, दूसरा कर्जा, तीसरा कर्जा, चौथा कर्जा, ऐसे करते करते एक किसान क्या होता है सर, एक किसान दब जाता है। सर किसके बोझ के तले? कर्ज के बोझ के तले दब जाता है। और लास्ट में उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? सर लास्ट में उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपने गले के आगे फंस फांसी लगाओ और लटक जाओ। अंडरस्टूड? लास्ट में उसके पास यही एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे जो है वो बचता है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है। अब बात आती है सर, ये सारी चीजें ना हो क्यों रही है? अंडरस्टूड? आफ्टर टेकिंग सो मेनी मेजर्स, आफ्टर टेकिंग सो मेनी प्रिकॉशंस, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर हो क्यों रही है? इसको जो है हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पता चला कि सर प्रॉब्लम्स है, एग्रीरियन क्राइसिस इंडिया में है। हाउ डू वी नो विद दिस? डेप्थनेस को देख करके, कर्ज को देख करके कि कितना सारा पैसा गवर्नमेंट ने जो है आज तक सरकार किसान को जो है वो दिया है, मगर पैसा आपके पास यहाँ पे आया ही नहीं है वापस। करेक्ट, क्यों? क्योंकि किसान कर्ज वापस पे ही नहीं कर पा रहा। नाउ द वेरी फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें आपके पास हो रही है, ये क्या है? समझो। देखो क्या होता था पहले ना, जमींदार हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? जमींदार होते थे। आपने ये सुना होगा कि सर मेरे दादाजी के पास में 100 एकड़ जमीन थी, 1000 एकड़ जमीन थी, 600 एकड़ जमीन थी। तो पहले ना लोगों के पास जमीन बहुत ज्यादा थी, उस जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा खेती आपके पास यहाँ हुआ करती थी। कहीं पे गेहूं लगा लिया, कहीं पे सब्जी लगा ली, कहीं पे कोई फूल फसल वगैरह आपने लोगों ने लगा लिया। तो हर तरीके से ना किसी तरीके से आपके पास कोई ना कोई फसल हो जाएगी एंड आपका रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता जाता था। बट टाइम के साथ ना प्रॉब्लम हुआ। टाइम के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ? किसान ने शादी कर ली। सर शादी से क्या प्रॉब्लम हुई? बेटा शादी के बाद बच्चे हुए ना। अच्छा सर, उस टाइम में बड़े बड़े परिवार होते थे, तो बड़े बड़े परिवार में 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे हो गए। ठीक है सर, बच्चों से क्या प्रॉब्लम हुई? बेटा बच्चों से प्रॉब्लम ये हुई कि अब बच्चों में लड़ाइयां हुई। जब लड़ाइयां हुई तो खेत को बांट दिया गया। तो जो बड़ा सा खेत था वो छोटा 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 खेत होता गया। और आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में सर उस किसान के पास एक छोटा सा खेत बना है, जिसमें वो ये सोचता है कि मैं इसमें घर बनाऊं या मैं खेती करूं। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम? सबसे पहली प्रॉब्लम है
फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड एरिया और स्मॉल साइज लैंड होल्डिंग। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड एरिया एंड स्मॉल साइज के सर, खेत बहुत छोटा हो गया है। खेत बहुत छोटा हो गया, अब एक आदमी कितना ही उगा लेगा? अगर आज आप मान लो, आज मैं आपको एक बिजनेस आइडिया देता हूं, लेट्स गो एंड डू ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत चलता है ना। व्हाट इज द व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू आर हैविंग? इतना सारा लैंड कहां से लाए? इतने से एरिया में एक प्लॉट में खेती करके उगा भी कितना लोगे? स्कोप क्या है? स्केलेबिलिटी कहां है? दैट्स द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? स्कोप क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है, ये यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे पास यहाँ पे होती है। तो सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है सर, लैंड एरिया जो पहले बहुत बड़ा होता था, अब वो लैंड कैसा हो गया है? अब वो लैंड आपके पास यहाँ पे छोटा हो गया है। तो लिखिए पहला पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट इज फ्रेगमेंटेशन एंड स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। फ्रेगमेंटेशन एंड स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। ये सर लैंड जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा छोटा जो है आपके पास यहाँ पे हो गया। अब देखो, जब कभी भी आपके पास यहाँ पे छोटा छोटा सा लैंड है, अब एक छोटे से लैंड के ऊपर खेती करने के लिए आप ट्रैक्टर खरीदोगे क्या, बताओ? नहीं ना सर, आप ट्रैक्टर खरीदोगे नहीं। आप जो दूसरी मशीन्स चाहिए होती है वो मशीन्स खरीदोगे क्या? नहीं सर, वो भी आप खरीदोगे नहीं। पहले के टाइम में क्या होता था, एक किसान बहुत ज्यादा मशीनरी आपके पास यहाँ पे खरीद लेता था। क्यों? क्योंकि उसका अपना बहुत बड़ा सा खेत ना जोना होता था, उसके लिए ट्रैक्टर दूसरी दूसरी मशीनरी सब खरीद लेता था। बट धीरे धीरे अब देखो प्रॉब्लम बढ़ी। अब देखो, जब पहले बड़ा बड़ा खेत होता था ना, तो एक ट्रैक्टर खरीद लिया, दूसरे पास वाले किसान के पास में मान लो बड़ा सा खेत तो है मगर उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो अपना ट्रैक्टर अपने खेत की जुताई करने के बाद उसको रेंट पे भी दे देता था। रेवेन्यू जनरेट हो गया। अब बात आती है, इतने से खेत के लिए अगर आप ट्रैक्टर खरीद लोगे, आप उस खेत से वापस रेवेन्यू कितना ही जनरेट कर लोगे? अगर अब रेवेन्यू कलेक्शन अगर आपका यहाँ पर जो है वो कम है, रेवेन्यू कलेक्शन अगर आप लोगों का कम है, तो अब आप अपने लोन की किस्तें दोगे, बेटी का शादी करोगे, आप अपने घर का खर्चा चलाओगे, या ट्रैक्टर की किस्तें दोगे, या मशीनरी की किस्तें दोगे? भाई जो बीज आप लेकर के आए हो वो भी तो लोन के ऊपर लेकर के आए हो। जो फर्टिलाइजर आपने अपने खेत में डाला है वो भी तो लोन के ऊपर लेकर के डाला है। अब उतने से खेत से, छोटे से खेत से आप कितना ही उगा लोगे? मान लो बहुत अच्छी फसल हो गई, तो भी कितना ही रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा? प्रॉब्लम समझ आई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सर खेत की साइज जो है वो क्या है, वो खेत की साइज आपके पास आज बहुत ज्यादा छोटी जो है आपके पास यहाँ पे हो गई है। करेक्ट? तो स्मॉल साइज लैंड होल्डिंग, स्मॉल साइज लैंड होल्डिंग। अभी स्मॉल साइज लैंड होल्डिंग की का वापस अगर हम देखें तो आगे क्या आपके पास यहाँ पे इंपैक्ट आया? सर सबसे पहले जो मैकेनाइजेशन आपके पास होता था वो कैसा हुआ? कम हो गया। उसके बाद अगर मैं देखूं, स्केलेबिलिटी ऑफ एग्रीरियन बिजनेस कम हो गई आपके पास यहाँ पे। अब मेरे को एक बात बताओ, छोटे से खेत के अंदर आपको खेती करनी है, आप वहां पर जो वो ट्यूबवेल लगवाओगे क्या? करेक्ट? इरिगेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, वो काफी ज्यादा है। अब वो स्मॉल से साइज के अंदर आप इतना सा करोगे क्या? आदमी यही सोचेगा ना यार, इतना सा खेत के लिए, मान लो भाई, मान लो आप एक खेत से आपने कोई फसल ली और एक फसल से आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए, ये आपका रेवेन्यू रहा। अरे वहां पे फसल करने के लिए जो इरिगेशन लगता है, सिस्टम लगता है, वही 1 लाख रुपए का होता है। अब बताओ क्या फायदा हुआ? यस, क्या फायदा हुआ? आज आप लोग क्यों खेती में नहीं जाना चाहते? आज अगर वहीं अगर आपके पास 100 एकड़, 200 एकड़ की अगर जमीन हो, आप लोग खेती में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऑब्वियसली जाएंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा फार्म डेवलप डेवलप कर देंगे, बहुत सारी चीजें हैं। करेक्ट? फ्रूट्स बेचेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा ना, अभी तरबूज खा करके लोग मर गए। हम अच्छा तरबूज बेचेंगे बिना मिलावट वाला। बट कहाँ से बेचोगे? अभी तो जमीन ही नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज है, जमीन नहीं है। करेक्ट? तो बोलते हैं ना लोग कि सर हमने तरक्की करी है। बोले कैसी तरक्की करी तुमने? बोले सिटी में आके हमने तरक्की करी है, हमने ना एक 100 गज का प्लॉट ले लिया। अरे बोले तुम्हारे दादाजी के पास में 100 एकड़ की जमीन थी, उसको तो तुम गरीब कह रहे हो, और तुमने कह रहे हो हमने तरक्की करी, क्या किया? 100 गज का एक प्लॉट ले लिया। क्या सुनो, कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि सर क्या ये एक्चुअल तरक्की है क्या? क्या ये एक्चुअल तरक्की है क्या? आप बोलोगे सर लैंड के दाम बढ़ गए सर, अब इसमें हम क्या करें?
अंडरस्टूड। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम? सर सबसे पहली प्रॉब्लम आपके पास है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, एंड इस फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड की वजह से आपके पास यहां पे क्या हुआ? मैकेनाइजेशन कम हो गया, करेक्ट। स्केलेबिलिटी आपके पास यहां पर कम हो गई। उसके बाद इरिगेशन की कॉस्टिंग आपके पास कैसी आती है? ज्यादा आ रही है। तो अगर मैं देखूं ओवरऑल रेवेन्यू कम हो गया, तो क्या कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अब एग्रीगेट बिजनेस में जाना चाहेगा क्या? नहीं सर। इन सब की वजह से क्या हुआ है? सर इन सब की वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो प्रॉफिटेबिलिटी हाईली रिड्यूस हो गई। इन सब की वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास यहाँ पे हाईली रिड्यूस हो गई। तो ये तो आपके पास यहाँ पे पहला कारण बनता है। दूसरा कारण अगर मैं यहां पर देखूं, तो यह है कि सर जो एग्रीकल्चर के लिए जो इनपुट्स चाहिए होते हैं, एग्रीकल्चरल जो इनपुट्स आपके पास यहाँ पे होता है, उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हो गई है। अब सर ये एग्रीकल्चरल इनपुट्स क्या क्या होता है? बेटा तुमको सीड चाहिए कि नहीं चाहिए? सर चाहिए। तुमको फर्टिलाइजर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तुमको पेस्टिसाइड्स चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिएंगे। पंप चलाने के लिए डीजल चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? सर मोदी जी ने मना किया है डीजल वगैरह में अभी खर्चा नहीं करना है। अब बताओ किसान क्या करेगा? यस, अब बताओ किसान क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और दूसरी मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। इन सभी की कॉस्ट क्या है? बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। सर इंक्रीज हो गई तो क्या हो गया? हम बहुत सारा प्रोड्यूस करेंगे और प्रोड्यूस करके बेचेंगे महंगा। अरे बेटा महंगा कहां से बेचोगे? एमएसपी भी तो है। लेगा कौन आपसे महंगा, जब सस्ते में भी दूसरा अवेलेबल है तो? तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो हायर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हो गया। क्या हो गया है? सर आजकल हो गया है हायर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। बट मार्केट में जो रेट जा रही है, वो तो क्या है? वो तो फिक्स्ड है, एक सीलिंग से ऊपर जा नहीं सकती। तो अगर ये कॉस्ट बढ़ गई और ये अगर स्टैग्नेंट हो गई, तो फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हुआ सर? और ज्यादा रिड्यूस हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा रिड्यूस हो गया। कोई क्यों काम करेगा ये? कोई क्यों काम करेगा? तो अब आप देख रहे हो ना कि सर इनपुट्स के लिए हमने क्या लिया था? इनपुट्स के लिए हमने लिया था लोन। उसके बाद हमारी फसल हुई, बट फसल की पूरी कोई कीमत मिली नहीं। तो ये लोन का पैसा कहां से दोगे? सर लोन का पैसा कहां से देंगे? सर पता नहीं बेटा, एक और लोन लेकर के दोगे। तो किसान क्या करता है? एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेता है। और ये क्या होता है? ये होता है एक साइकिल, जिसके अंदर वो फंस जाता है। ये क्या होता है? ये आपके पास एक साइकिल होता है, जिसके अंदर वो आपके पास यहाँ पे फंस जाता है। और इसी को कहते हैं इनडेप्थनेस, विच इज द थर्ड पॉइंट। इनडेप्थनेस और क्रेडिट क्राइसिस। क्रेडिट क्राइसिस। अंडरस्टूड। सो व्हाट आर द थ्री रीजंस? व्हाट आर द थ्री रीजंस? सबसे पहला आपके पास क्या है? व्हाट इज द थ्री रीजन? फर्स्ट रीजन क्या है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड। सेकंड रीजन क्या है आपके पास? व्हाट इज द सेकंड रीजन? टाइप टाइप टाइप, जल्दी से लिखो। साथ के साथ क्लास का क्लास में ही याद कराना है। क्लास का क्लास में ही याद करना है। व्हाट इज द सेकंड रीजन? व्हाट इज द सेकंड रीजन? से स्विच ऑन योर कैमरा गाइस। व्हाट इज द सेकंड रीजन? से एग्रीकल्चरल इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है। एंड व्हाट इज द थर्ड रीजन? इन डेप्थनेस, क्रेडिट क्राइसिस। एक विशियस साइकिल चल रहा है। लोन पे लोन, लोन पे लोन जो है आपके पास यहाँ पे लिया जा रहा है। करेक्ट। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखे सारे। गुड वन गाइस, गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो क्या सर सिर्फ इन तीन चीजों की वजह से आपके पास ऐसा हो रहा है? ना बेटा, सिर्फ तीन चीजों की वजह से ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। चौथा रीजन भी लिखिए। चौथा रीजन भी लिखिए। चौथा रीजन इज, एक छोटे से लैंड के ऊपर ना इरिगेशन सिस्टम हम कभी भी खुद का नहीं लगाते, तो हम क्या करते हैं? बहुत सारी क्रॉप मेजरली मानसून के ऊपर आपके पास यहाँ पर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? मानसून के ऊपर डिपेंड। दैट इज द फोर्थ रीजन। लिखिए जल्दी से। दैट्स द फोर्थ रीजन, डिपेंडेंसी ऑन द मानसून। डिपेंडेंसी ऑन द मानसून। अब मानसून अच्छा हो गया, सब कुछ बढ़िया था। जब बारिश नहीं होनी चाहिए थी, फिर से क्लाइमेट चेंज की वजह से, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से, अल नीनो ला नीना क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ भी हो, उसकी वजह से और बारिश हो गई। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, ओले गिर गए। क्या अच्छा हुआ? नहीं सर।
क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, फिफ्थ पॉइंट, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। सो 5 रीजंस देख लिए। व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड। व्हाट इज द सेकंड रीजन? से हायर कॉस्ट। व्हाट इज द थर्ड रीजन? से व्हाट इज द थर्ड रीजन? थर्ड क्या था आपके पास? इन डेप्थनेस, क्रेडिट क्राइसिस। व्हाट इज द फोर्थ रीजन? डिपेंडेंसी ऑन द मानसून। व्हाट इज द फिफ्थ रीजन? से क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। तो वो याद है ना? काले मेघा पानी तो बरसाओ। काले मेघा आए और चले गए, पानी नहीं बरसाया। अरे है ना, लगान का आमिर खान याद है कि नहीं याद है? वो वाली हालत हो जाती है किसानों की आजकल, लगान के। तो ड्रॉट्स है, फ्लड्स है, क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी आपके पास यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आपके पास होती है। अब एक और कारण भी आपके पास यहाँ पे बनता है कि सर सब कुछ कर लिया बहुत अच्छे से, सब कुछ कर लिया बहुत अच्छे से, मगर फिर भी प्रोडक्टिविटी कैसी रही? लो हो गई। अब ये प्रोडक्टिविटी लो क्यों हुई? लैंड डिग्रेडेशन की वजह से, लैंड डिग्रेडेशन की वजह से। दूसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजी का ध्यान नहीं है उसको इतना, तो टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस भी आपके पास यहाँ पे होती है। करेक्ट। जैसे जैसे आपने जो इरिगेशन सिस्टम लगाया वो इतना अच्छा नहीं है, आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस आप यहाँ पर जो है वो कर रहे हो, एक्सटेंशन सर्विसेज नहीं है आपके पास यहाँ पे, किसी तरह की कोई रिसर्च पेनिट्रेशन आपके पास यहाँ पर है ही नहीं। करेक्ट। फर्टिलाइजर का भी एक बैलेंस्ड वे में यूज करना चाहिए, बट वो कैसा हो जाता है? इम्बैलेंस्ड यूज आपके पास यहाँ पे हो जाता है। करेक्ट। तो वो क्या आ जाएगा? टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, साइंस में आ जाएगा, या फिर रिसर्च में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे? सबसे पहला, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस। सेकंड आपके पास आ जाएगा आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। थर्ड आपके पास पॉइंट आ जाएगा इनएडिकेट एक्सटेंशन सर्विसेज। फोर्थ आपके पास आ जाएगा लो रिसर्च पेनिट्रेशन। कि सर रिसर्च भली साइंटिस्ट ने कितना ही पता चली हो, किसान को पता चला क्या उस रिसर्च के बारे में? उसको तो पता ही नहीं चला, तो फिर क्या मतलब है? एंड एन इम्बैलेंस इन फर्टिलाइजर यूज। ये सब क्या है? ये है सर नॉलेज की कमी, ये है सर नॉलेज की कमी। इन सब की वजह से क्या होता है सर? इन सब की वजह से आपके पास यहाँ पे होता है लो यील्ड, लो यील्ड देखने को मिलेगा, लो यील्ड देखने को मिलेगा। क्लियर यहां तक? तो ये भी आपके पास यहाँ पर एक रीजन जो है वो होता है। अब देखो, एक किसान है, ठीक है सर, उसने, उसके पास एक खेत है, ठीक है सर, इसने जैसे तैसे कर करके वहां पर फसल बो दी, लोन वोन ले लिया, उस लोन से सारी मशीनरी भी उसने जो है वो खरीद ली, फर्टिलाइजर्स वगैरह भी सारे कुछ खरीद लिए, और उसकी फसल भी अच्छी खासी हो गई। अब उस फसल का करे क्या? व्हाट टू डू विद दैट फसल? सर क्यों सर? क्योंकि जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो इंडिया में इतना अच्छा है क्या? से नहीं ना सर। आज अगर एक किसान चाहे तो खुद से अपनी फसल को अमेरिका में जाके बेच सकता है क्या? नहीं ना सर, ही हैज टू गो थ्रू सर्टेन चैनल्स। करेक्ट। उसको बहुत सारे चैनल्स के थ्रू जाना पड़ेगा। उसके पास ओनली ऑप्शन यही है कि पास वाले मार्केट में जाके बेच दो, वरना सड़ जाएगी, गल जाएगी, खत्म हो जाएगी फसल, खराब हो जाएगी। तो मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत खराब है। अंडरस्टूड? क्या इसका इंपैक्ट नहीं है किसान की मौत होने में, किसान की सुसाइड में? यस कि सर सारी मेहनत कर ली, बट मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बट मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या क्या चीजें लिखनी है? सर सबसे पहला,
स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज आपके पास यहाँ पे नहीं है। दूसरा, कोल्ड चेन्स, वो भी नहीं है आपके पास यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के प्रॉब्लम्स है अभी। आई गेस कल या परसों की न्यूज में आपके पास यहाँ पे था, आई गेस इट वाज इन इंडियन एक्सप्रेस और समवेयर, कि किसान ने अपने बोरे भर करके जितना भी वो लेकर के आया था, आई गेस इट वाज प्याज और समथिंग और सम अदर फसल, करेक्ट, 1 रुपए में सब कुछ उसको बेचना पड़ेगा, 1-1 रुपए में, लो भैया 1-1 रुपए ही करके ले लो। क्या निकला उसका? कुछ भी नहीं निकला। करेक्ट। तो ये चीज आपके पास है कि सर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें लिखनी है, मल्टीपल पॉइंट्स, क्या क्या? सबसे पहला, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। दूसरी चीज, कोल्ड चेन्स नहीं है। तीसरी चीज, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। और तीसरी चौथी चीज, सबसे बड़ी चीज, सर सरकार ने तो बहुत सारे सिस्टम लेकर के आए। अरे सरकार सिस्टम लाए तो क्या हुआ? उसकी इंफॉर्मेशन है क्या किसान को? नो सर, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। करेक्ट। तो जो आपके पास एपीएमसी सिस्टम चलता है उसके क्या है? सबसे बड़ा आपके पास एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम चलती है, वो प्रॉब्लम चलती है सर मिडिल मैन की। और ये मिडिल मैन जो आड़तिया सिस्टम होता है, अभी जब ये किसान आंदोलन हुआ था तब मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने इसके बारे में नाम सुन लिया होगा कि सर आड़तिया सिस्टम चलता है यहाँ पे, मिडिल मैन, है ना, कि वो कहता है कि भैया तुम जो है अपनी फसल को कब लेकर के जो है वो मार्केट में जाओगे, एक काम करो, मैं तुम्हारे डोर स्टेप से फसल उठा लूंगा, मगर मैं तुम्हें इतना ही दाम दूंगा। तो वो क्या है, मिडिल मैन का आपके पास यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो चलती है। ये मिडिल मैन सारे जो लोग मिलके क्या कर लेते हैं सर, ये कर लेते हैं कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन, अगर एग्रेरियन क्राइसिस के अंदर अगर आप ये मिडिल मैन कार्टेलाइजेशन के बारे में अगर आप नहीं लिखते हो ना, तो मान के चलना अपने फेलियर वाली मार्कशीट के ऊपर खुद साइन करके आ गए हो कि मैं यूपीएससी में फेल हो रहा हूँ। करेक्ट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पे होती है सर ना, इसके अलावा भी प्रॉब्लम है। आप जैसे तैसे करके आप मार्केट में पहुंच गए, आपने मिडिल मैन को हटा दिया, सर आपसे सामान लेगा कौन? प्राइस को लेकर के ना इनस्टेबिलिटी है, प्राइस इंस्टेबिलिटी। करेक्ट। सर ऐसे कैसे प्राइस की इंस्टेबिलिटी है? एमएसपी है ना बेटा, एमएसपी से, एमएसपी के साथ में प्रॉब्लम है क्या? लो कवरेज, हर फसल को कवर ही नहीं करता। एमएसपी के साथ में हमेशा क्या प्रॉब्लम दिखानी है? लो कवरेज, लो कवरेज। अंडरस्टूड, लो कवरेज। सो देखिए अभी तक हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी, अभी और भी है, अभी और भी सीखेंगे। इतना नहीं है, किसान की प्रॉब्लम्स बेचारे की बहुत ज्यादा है, एक ही ऐसे 10 मिनट में खत्म नहीं होगा। सबसे पहले देखो हमने क्या देखा सर, सबसे पहले हमने देखा फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। करेक्ट। इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से क्या हो रहा है सर? इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से मैकेनाइजेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इरिगेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर प्रॉपरली। करेक्ट। स्केलेबिलिटी है क्या? नहीं सर, स्केलेबिलिटी भी आपके पास यहाँ पे नहीं है। सेकंड चीज हमने क्या देखी? सेकंड चीज हमने देखी कि जो एग्रीकल्चरल इनपुट है उसकी कॉस्ट जो है आपके पास यहाँ पे हाई हो जा रही है। अभी एग्रीकल्चरल इनपुट्स आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? से एग्रीकल्चरल इनपुट्स आपके पास यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं? सर सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, करेक्ट, पेस्टिसाइड्स, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें आपके पास यहाँ पे। थर्ड पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या है? थर्ड पॉइंट आपके पास होता है इन डेप्थनेस, या फिर जिसको हम क्रेडिट क्राइसिस बोलते हैं। और इसमें है क्या? लोन पे लोन, 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 ये एक साइकिल ही बन जाता है। लोन के ऊपर लोन का आपके पास यहाँ पे एक साइकिल ही जो है वो बन जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे देखा, व्हाट इज दैट? मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी, कि सर आमिर खान ही बन जाता है वो लगान का। फिफ्थ पॉइंट हमने देखा क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी,
क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। सिक्स्थ पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सर प्रोडक्टिविटी ओवरऑल कैसी है, प्रोडक्टिविटी आपके पास यहाँ पर लो हो चुकी है। एंड सेवेंथ पॉइंट हमने देखा कि सर टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है, पूरा नॉलेज जो है आपके पास यहाँ पर नहीं है। फिर एट्थ पॉइंट हमने देखा कि सर मार्केट पेनिट्रेशन कैसा है, ये सॉरी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो पुअर है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के पुअर होने के अंदर हमको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, से सबसे पहला स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। ये सारे पॉइंट लिखने हैं क्योंकि जब वो किसान वाला आंदोलन हुआ था ना, उस टाइम में अडानी जी ने क्या कहा था, हम स्टोरेज फैसिलिटी बनाएंगे वगैरह, ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, आपके आंसर में आने ही आने चाहिए ये सब। तो स्टोरेज फैसिलिटी की बात करनी है। कोल्ड चेन्स आपके पास यहाँ पर नहीं है। देखो मैं चुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, आई एम गिविंग यू एग्जैक्ट कीवर्ड्स। सिर्फ ये पॉइंट से लिख करके आ गए ना तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इनको एक्सप्लेन एक्सप्लेन कुछ मत करो, करेक्ट पॉइंट से लिख दोगे ना पता चल जाएगा, अरे आदमी को सब पता है। देन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यस वो चीज आपके पास यहाँ पे नहीं है। एंड देन लोगों को मार्केट की इन्फो ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही आपके पास यहाँ पर जो है वो नहीं है। अंडरस्टूड, यहां तक समझे। फिर एट्थ पॉइंट हमने क्या देखा, नाइन्थ पॉइंट हमने क्या देखा कि सर एमएसपी है, मगर एनएसपी का क्या है, लो कवरेज, हर क्रॉप को ये क्या है, कवर नहीं करता। और इसकी वजह से आपके पास क्या है, प्राइस इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको और भी पॉइंट क्या बताना है, इसके अलावा और भी पॉइंट आपको क्या क्या बताना है। 11th पॉइंट, मिडिल मैन। और ये मिडिल मैन की वजह से क्या होता है, कार्टेलाइजेशन। यस, कार्टेलाइजेशन आपके पास होता है। इन सब चीजों की वजह से आपके पास यहां पर क्या हो रहा है सर, इन सब चीजों की वजह से हमारे पास यहां पर हो रहा है एग्रीकल्चर में क्राइसिस। आप ना इसके अलावा भी पॉइंट्स बता सकते हो। सर इसके अलावा जैसे 13th पॉइंट लिखिए, राइट डाउन द 13th पॉइंट, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन कैसे हुआ सर, आपका खेत था, आपने बहुत अच्छी सी फसल बा दी यहाँ पे, करेक्ट, आपने अच्छी अच्छी फसल कर दी यहाँ पे, खूब सारा इस फसल के लिए आपने फर्टिलाइजर वगैरह सब कुछ डाल दिया, बहुत फर्टिलाइजर वगैरह डाला आपने। फिर क्या हुआ सर, एक दिन बारिश हो गई, बारिश में पानी बहा, पानी बहने के साथ में सारा का सारा फर्टिलाइजर भी बह गया, सॉइल भी बह गई, जो खाद वगैरह डाला था वो सब भी बह गया, सब कुछ बह गया। तो जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन आपके पास यहाँ पे पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग इसमें, कि सर सबसे पहला पॉइंट सॉइल डिग्रेडेशन, इसका भी हमारे पास यहाँ पर इंपैक्ट है। सेकेंड पॉइंट डिक्लाइन इन वाटर टेबल, डिक्लाइन इन वाटर टेबल, कि सर पानी के में ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर क्या हुआ है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन। एंड फोर्थ पॉइंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि सर एग्रीकल्चर में ना इंश्योरेंस नहीं होता इतना बड़ा, कि सर हम क्रॉप का इंश्योरेंस वगैरह करा लो, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं कहना कि इंश्योरेंस है ही नहीं, इंश्योरेंस है, मगर है कैसा, वीक है वो। इंश्योरेंस फैसिलिटीज आर वीक, बहुत कम पैसा मिलता है सर, बहुत ही कम पैसा जो है आपके पास यहाँ पे मिलता है। तो इंश्योरेंस आपके पास यहाँ पे कैसा है सर, वीक है, वीक इंश्योरेंस। और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, 14 हो गया ना, 15 पॉइंट लिखिए आप। पॉलिसीज है क्या, प्रॉपर पॉलिसीज नहीं है सर, इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स आपके पास यहाँ पे नहीं है, करेक्ट। तो ये सारे आपके पास यहाँ पर जो है वो क्राइसिस आपके पास हो गए। अच्छा इसके अलावा भी आप क्राइसिस में प्रॉब्लम लिख सकते हो, माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स, ये भी तो प्रॉब्लम है, कि सर खेत छोटा सा था, अब कोई खेती करने के लिए भी नहीं बचा वहां पे, माइग्रेशन प्रॉब्लम, करेक्ट लिख लो, ये भी पॉइंट्स लिख लीजिए, माइग्रेशन ऑफ यूथ फ्रॉम द विलेजेस,
आजकल आप देखोगे तो गांव में सिर्फ बूढ़े रह गए हैं सर। गांव में आजकल सिर्फ बूढ़े रह गए हैं। बाकी सब लोग तो एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, है ना, उन सब के लिए, पैसा कमाने के लिए वहां से निकल ही गए। मार्जिनलाइजेशन ऑफ, सॉरी नॉट मार्जिनलाइज, माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ यूथ फ्रॉम विलेजेस। करेक्ट। अब देखो क्या हुआ, जब माइग्रेशन आपके पास यहाँ पे हो गया ना, तो फेमिनिज्म भी तो है इंडिया में। लड़कियों को थोड़ी ना बाहर भेजते हैं गांव वाले, पूरी नहीं नहीं बाहर कहाँ जाओगी। हाँ सर। तो उसकी वजह से एक दूसरी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में हो गई, विच इज नोन एज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और ये यूपीएससी का ना फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हाल ही में औरतों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। अच्छा है या बुरा है? अब कहने के लिए तो सर अच्छा है, देखो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। बट एग्रीकल्चर ना इट्स अ वेरी हार्डकोर जॉब, मसल चाहिए उसके लिए। करेक्ट। अब वहां पे फीमेल कर सकती है कि ये चीज? नहीं सर, प्रॉब्लम है। फीमेल्स आर नॉट दैट, लाइक बायोलॉजिकली दे आर नॉट दैट स्ट्रांग लाइक मैन। अंडरस्टूड। तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी कम होगी कि नहीं होगी? होगी। यस, होगी। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर जो है वो होती है। तो इतनी सारी, अब समझ में आया ना, कितने सारे प्रॉब्लम्स बता दिए हमने। करेक्ट। अब एक बात बताओ, इसमें से ये पॉइंट्स पता सबको थे, बट अगर ये क्वेश्चन, अगर ये सारे अगर मैं आपको पहले बोलता कि अपने मन मर्जी से पॉइंट्स लिखिए, क्या आप ये सारे पॉइंट्स लिखते हैं? नहीं सर, बहुत सारे पॉइंट मिस आउट कर देते हैं। लोग क्या करते हैं ना यूपीएससी के अंदर, एक्सप्लेन करने में जाते हैं। करेक्ट सर, एग्रीकल्चरल इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, फिर उसमें ऑल द एग्रीकल्चरल इनपुट्स, लाइक वी आर हैविंग सीड्स, वी नीड मोर सीड्स, वी नीड ये, वी नीड वो, एक्सप्लेन करने लग जाता है। कोई मतलब नहीं है, टू द पॉइंट आंसर लिखो। बट बहुत सारे पॉइंट्स आंसर लिखो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अंडरस्टूड? हाउ मेनी यू गॉट दिस पॉइंट? तो अब अगर आपसे एग्रीकल्चरल क्राइसिस को लेकर के अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। यस। हाँ जी। एग्रीकल्चर क्राइसिस को लेकर के अगर आपके पास क्वेश्चन आया, एवरीवन कैन यू डू दिस? यस और नो गाइस, प्लीज डू स्विच ऑन योर कैमरा। समीक्षा, आयुषी प्रिया, मोना दीक्षित, भूमिका गावने, अन्वेषा तिग्गा, रणधीर, पूजा, प्रिंस अग्रवाल, इशिता, स्विच ऑन योर कैमरा। समीक्षा के तो लाइट ही चली गई। कोई बात नहीं। यस, गुड वन। गुड वन। अब देखो पता चलता है ना कि कौन सीरियसली पढ़ रहा है, कौन सीरियसली नहीं पढ़ रहा है। बस। क्लियर यहाँ तक? समझ आया सभी को? यहाँ तक क्लियर है? डन? इज दिस क्लियर? गुड वन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात आती है कि सर, चलो ये सारी बातें ना आपकी मान ली कि एग्रीकल्चर में ना सर बहुत ज्यादा क्राइसिस है, तो क्या सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं रही है क्या? नहीं, सरकार ने बहुत कुछ किया आपके लिए। सरकार आपके लिए पीएम किसान योजना लेकर के आई। करेक्ट। उसके बाद आप देखते हो तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी आपके पास लेकर के आई है। अब ऑब्वियसली जो किसान वाली जो योजना है ना, वो सारी जो इकोनॉमी के अंदर हमने पढ़ रखी है, तो गवर्नमेंट वाले मेजर्स में हमको ये सारे के सारे मेजर्स है वो लिख देना है। करेक्ट। डिजिटल एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स आपके पास यहाँ पे लिए गए हैं। क्रॉप इंश्योरेंस आपके पास यहाँ पे होने लग गया है, नो डाउट। ऑब्वियसली इतना ज्यादा इंश्योरेंस नहीं मिलता, मगर होता आपके पास है। ई नाम रिफॉर्म्स आपके पास यहाँ पर लिए गए हैं। करेक्ट। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है आपके पास। तो ये सारे के सारे हमको क्या कर लेना है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के अंदर जो है हमको आंसर में जो है वो लिख लेना है। नाउ यहां से ना टॉपिक थोड़ा सा दूसरी तरफ घूमता है कि सर ना मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? सर मुझे ऐसा याद आ रहा है कि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी तो हुआ था। तो आप कैसे कह सकते हो कि इंडिया में एग्रीकल्चरल क्राइसिस चल रहा है, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी चीजें हुई है? करेक्ट। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी चीजें आपके पास यहाँ पे हुई है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि सर एग्रीकल्चर के अंदर जो है आपके पास यहाँ पर जो है वो क्राइसिस चल रहा है? बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन भली हुआ हो, मगर एग्रीकल्चर के अंदर जो है क्राइसिस आपके पास यहाँ पर जो है वो चल रहा है। और यहीं से ना यूपीएससी आपसे बार बार क्वेश्चन भी जो है वो पूछ चुका है।
सर जैसे कि क्या क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी आपसे पूछ चुका है, व्हाट हैज बीन द पॉलिटिकल फॉल आउट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इन इंडिया। करेक्ट क्वेश्चन समझ रहे हो? व्हाट हैज बीन द पॉलिटिकल फॉल आउट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ना एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा हुआ, इंडिया को फूड सिक्योरिटी मिल गई। दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। अब इसका ना सेकंड पर्सपेक्टिव समझो, पीएसआईआर के पर्सपेक्टिव से। यहां पर हम ये नहीं देखेंगे यील्ड कितना हुआ, कितने बीज लगे, कितने मिले, इकोनॉमिकल फायदा कितना हुआ वगैरह, वो सब नहीं देखना है। इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा हुआ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जमींदार और अमीर हो गए कि नहीं हो गए? पहला पॉइंट। और उस जमींदार ने, अगेन वही रशिया वाली प्रॉब्लम, कि सर जमींदार तो बहुत कमा रहा है मगर उसके खेत में जो 100 लोग काम कर रहे हैं वो उनको पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत बढ़ गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट समझो। व्हाट डू यू थिंक, क्या ओवरऑल इंडिया में हर जगह ग्रीन रिवॉल्यूशन उतना ही हुआ था क्या? एक स्टेट है जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत अच्छा फायदा मिल गया, बट वहीं पे मेरे को बात बताओ, क्या हिमाचल में, उत्तराखंड में जहां पे बहुत सारा पहाड़ है, क्या वहां पे इतना फायदा मिल पाएगा? लेट्स टॉक अबाउट राजस्थान। राजस्थान को ना हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। दो पार्ट में कैसे? राजस्थान में ना एक एरिया है जहां पे ओवरऑल पूरा का पूरा डेजर्ट है, यस, था डेजर्ट आपके पास यहाँ पे। एंड दूसरा आपके पास एरिया है विच इज लाइक काफी ज्यादा अच्छा है आपके एग्रीकल्चर के लिए। राजस्थान में आपको नहीं लगता कि कितना बड़ा चेंज मिलेगा सर? एक साइड में तो बहुत अच्छी खेती हो रही है, एक साइड में तो कुछ है ही नहीं, रेगिस्तान है, जैसलमेर। ओवरऑल इंडिया में भी ऐसा ही रहा। ग्रीन रेवोल्यूशन का ओवरऑल इंपैक्ट अगर आप देखोगे ना, तो जो नॉर्दर्न सेंट्रल वाले स्टेट है ना, सिर्फ वहां पे पड़ा, बाकी कहीं पे स्टेट में वहां पे उनका इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां की टोपोग्राफी ऐसी है। ओवर आप देखोगे ना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत बिहार का एरिया, इसके अलावा कहीं पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि लैंड इन्हीं के पास थी, बाकी सबके पास लैंड की इतनी फैसिलिटी नहीं थी। अंडरस्टूड? तो अब आप देखोगे ओवरऑल इंडिया में भी एक जगह पे जहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आपके पास चल रहा है, वहां पे लोगों के पास बहुत पैसा आ रहा है, बट बाकी सारा इंडिया क्या कर रहा है? क्या वो लोग इतने अमीर हुए? नहीं हुए। अब जो लोग इन एरियाज में बहुत ज्यादा अमीर हो गए, उनको ये नहीं लगता कि यार हमको ये सारा का सारा फायदा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको ये मौका दिया है, गवर्नमेंट ने हमको वो सीट्स प्रोवाइड किए हैं, गवर्नमेंट ने हमको सपोर्ट किया है, तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को और ज्यादा सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? और इस तरीके से वो स्टेट की जो छोटी मोटी गवर्नमेंट पार्टी थी, वो एक बड़ी पार्टी, सेंट्रल लेवल की पार्टी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? दिख रहा है ना इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट। इंडिया में जो बाकी की स्टेट्स है उन सब में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस, ऑब्वियसली उन सब में आपके पास बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि सर कुछ एक स्टेट को तो इतना ज्यादा फायदा मिल रहा है, उनको इतना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आ चुकी है वहां पे, बट बाकी के स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऊपर आप देखिए देखिए देखिए, आप जाओ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। साउथ में जाओ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। काहे का ग्रीन रिवॉल्यूशन? सो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज लिमिटेड टू सो लाइक ना ओनली नंबर ऑफ स्टेट्स ओनली, बाकी स्टेट्स को कोई फायदा नहीं मिल रहा था उसका। अंडरस्टूड? कितने लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो जिस स्टेट को फायदा नहीं मिल रहा है, वहां की पॉलिटिक्स को कोई सपोर्ट करेगा क्या, पॉलिटिकल पार्टी को? नहीं ना सर, तख्ता पलटी करेंगे वो क्या करेंगे? वो तख्ता पलटी करेंगे, खेला हो बे, वहां खेला हो जाएगा सर, वहां अब जो है वो खेला हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो ये सारी की सारी आपके पास यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से आपके पास पॉलिटिकल फॉल आउट जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। करेक्ट? इसको स्लाइड से ही जल्दी जल्दी कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सर सबसे पहली चीज आपके पास यहाँ पे क्या हुई? सबसे पहला आपके पास यहाँ पर हुआ, क्योंकि मैंने सारा समझा दिया ना, तो डायरेक्टली साइड से कर लेते हैं। सर राइज ऑफ डोमिनेंट एग्रेरियन कास्ट, कुछ एक लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आपके पास यहाँ पे आ गया। द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रेंथेंड इकोनॉमिकली पावरफुल मिडिल एंड रिच पीजेंट्स कास्ट ओनली, सच एज जाट्स। आपके पास यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में जाट आ गए, गुजरात में आप देखते हो तो पाटीदार आपके पास यहाँ पे आ गए, है ना? यस, तरंग इडवाणी आए कि नहीं आए? यस सर।
फिर आप देखते हो आंध्र प्रदेश में ये कम्मास रेड्डीज ये लोग आपके पास यहाँ पे आ गए। और कर्नाटक में आप यहाँ पे देखते हो तो वकालिंग्स है, लिंगायत है आपके पास, ये कम्युनिटीज आपके पास यहाँ पर जो है। आप देखो जाटों के पास तो आज भी कितना सारा पैसा है। करेक्ट है कि नहीं है? इज देयर एनी जाट? बताओ है कि नहीं है? मेंबरशिप ली कि नहीं पूरे 6,999 में? है ना, PSIR का कोर्स पूरा 20,000, नो रिबेट्स। यस सर, क्यों? एग्रीकल्चर में काफी कमाया भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में। सो इन सबका पॉलिटिकल इंपैक्ट आपके पास यहाँ पे आएगा। दीज ग्रुप्स इमर्ज एज इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एक्टर्स। अब ये तय करने लगे कि सरकार में कौन जाएगा, क्या होगा क्या ना होगा। और इसकी वजह से आपके पास क्या हुआ, कोऑपरेटिव्स के ऊपर आपके पास कंट्रोल आ गया, लोकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कंट्रोल आ गया, स्टेट की पॉलिटिक्स के ऊपर कंट्रोल आ गया, एग्रीकल्चर के मार्केट के ऊपर आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल जो है आपके पास यहाँ पे आ गया। सेकंड हम देखते हैं तो सर इमरजेंस ऑफ फार्मर मूवमेंट्स। तो इस टाइम में जो आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी उनको लेकर के फिर फार्मर्स ने बहुत ज्यादा मूवमेंट भी किए। प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? हायर MSP चाहिए थी उनको, सब्सिडीज चाहिए थी, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती चाहिए, लोन वेवियर कर दो, और इरिगेशन की बेटर फैसिलिटी चाहिए। मगर ये सब मिल रहा है क्या? नहीं सर, इतना आसानी से तो नहीं मिल रहा। तो क्या करना पड़ेगा? हल्ला बोल करना पड़ेगा। यस। भारतीय किसान यूनियन बनी आपके पास यहाँ पे महेंद्र सिंह तक ये टिकट की लीडरशिप में। करेक्ट। फिर शेतकारी संगठन ये शेतकारी संगठन आपके पास यहाँ पे बना महाराष्ट्र के अंदर। तो ये आपके पास ये फार्मर मूवमेंट्स भी जो है आपके पास यहाँ पे इस टाइम में स्टार्ट होता है। फिर हम देखते हैं तो रीजनल इम्बैलेंस आपके पास यहाँ पे आया, पॉलिटिकल डिसकंटेंट आपके पास यहाँ पे हो गया। रीजनल इम्बैलेंस क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट है वो सर्टेन स्टेट्स को ही मिला, बाकी के स्टेट्स को कुछ मिला ही नहीं वहां पर आपके पास। तो जो ईस्टर्न इंडिया है उन्होंने कहा हम नेग्लेक्ट कर दिए गए। जो रेनफेड रीजन्स है वहां पे भी निग्लेक्शन आपके पास आ गया। जो ट्राइबल बेल्ट है उनको भी निग्लेक्ट आपके पास यहाँ पे आ गया। और इन सब का क्या हुआ सर? इन सब का हुआ पॉलिटिकल कंसीक्वेंस। रीजनल डिस्पैरिटीज आपके पास और ज्यादा इंक्रीज कर गई। जो रीजन्स एक्सक्लूड किए गए थे उनको एक फीलिंग आ गई कि यार हमको तो एक्सक्लूड कर दिया, हमको नेग्लेक्ट कर दिया। अब वहां पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर? एक अगर सेंटर में पार्टी 1 है और कोई स्टेट में पार्टी 2 है, तो ये लोग इसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। वह जहीं अगर दूसरे स्टेट में भी पार्टी 1 है, ये इसको सपोर्ट कर देंगे। तो ये लोग बोलेंगे ना, अरे हमको तो नेग्लेक्ट कर दिया। अंडरस्टूड? तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये पॉलिटिकल फॉल आउट जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। जहां पे अच्छा हुआ वहां पे बहुत बढ़िया हुआ। तो रीजनलिज्म स्ट्रेंथन हो गया आपके पास यहाँ पे, फेडरल पॉलिटिक्स आपके पास यहाँ पे होने लगी। सो ग्रेटर ऑटोनॉमी मिल गई, हायर प्रोक्योरमेंट प्राइसेस आपको मिलने लग गए, लार्जर शेयर इन द सेंट्रल रिसोर्सेज आपके पास यहाँ पे होने लगा। और इसी की वजह से आप देखते हो पंजाब पॉलिटिकल असर्शन इंक्रीज ड्यूरिंग द पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड ओनली। अंडरस्टूड? तो ये सारे के सारे क्या है? ये है पॉलिटिकल फॉल आउट पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन। रूरल इनइक्वालिटी के अंदर आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्लास कॉन्फ्लिक्ट आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक तरफ आपको लार्ज लैंड ओनर्स दिखेंगे, दूसरी तरफ बिल्कुल छोटा सा किसान दिखेगा। इरिगेटेड रीजन्स आपको एक तरफ दिखेंगे, बाकी के पास पानी तक भी ना मानसून के ऊपर ही बैठा है। रिसोर्स रिच फार्मर्स एक तरफ दिखेंगे, और एक है जिसके पास किसी तरह का कोई भी रिसोर्स जो है वो नहीं है। तो जो ये क्लास के बीच वो कहते हैं ना कि हैव्स और हैव नॉट्स वाली बात आपके पास यहाँ पे हो गई। अंडरस्टूड? ये सारी की सारी चीजें हमको यहाँ पे इंडिया में भी जो है वो दिखने लग जाती है। और इन सब की वजह से क्या होगा सर? इन सब का पॉलिटिकल इंपैक्ट भी आपके पास यहाँ पे आएगा। सो रूरल पोलराइजेशन आपके पास यहाँ पे होने लग गया बिटवीन रिच एंड द पुअर पीजेंट्स। राइज ऑफ लेफ्ट विंग मोबिलाइजेशन आपके पास यहाँ पे हमने पढ़ा था ना लेफ्ट विंग के टाइम में। तो वहां पर मैंने आपको बताई था वेस्ट बंगाल के अंदर आपके पास किस तरीके से चीजें हुई है। नक्सलाइट मूवमेंट्स आपके पास यहाँ पर जो वो होने लग गए एग्रीगेट इनइक्वालिटी की वजह से। करेक्ट। सो व्हाट इज दिस? दीज आर दी पॉलिटिकल फॉलोअर्स। डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल लैंडलॉर्डिज्म में आपके पास यहाँ पे डिक्लाइन हो गया। फिर आप देखते हो जो इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन था, ये भी कैसा है? एग्रेरियन इश्यू के टाइम में ही आपके की तरफ आपके पास होने लग गया। कि जब कभी भी वो इलेक्शन की बात आती थी, एग्रीकल्चर 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 की बातें करते थे। है ना, नेता आकर के भाषण में यही कहता था, अगर हम आएंगे MSP को इंक्रीज कर देंगे, फर्टिलाइजर को लाकर के बहुत सारी सब्सिडी देंगे, हम फ्री पावर देंगे, इरिगेशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, अरे आपके जो लोन है हम उसको भी माफ कर देंगे, वोट हमको ही दीजिएगा। यस और नो? वोट हमको ही दीजिएगा। तो ये इस तरीके से एग्रीकल्चरल इश्यू को लेकर के आपके पास क्या है? वोट्स जो है वो यहां पर आपके पास लिए गए। समझ आई बात? करेक्ट। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहां पर होने लग जाती है। फिर आप देखते हो तो और भी चीजें हुई।
कांग्रेस की डोमिनेंस इसी वजह से धीरे धीरे आपके पास क्या होने लग गई, कम कम जो है आपके पास यहाँ पे होने लग गई। इंक्रीज एजेशन आपके पास हुआ, बैकवर्ड कास्ट का आपके पास यहाँ पे डिमांड फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल जस्टिस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की बात करी। एंड धीरे धीरे ये क्या हो गया, सर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ जो हम लोग यहाँ पे जाने लग गए। फिर आप देखते हो तो यहाँ पे मंडल कमीशन आपके पास यहाँ पे आता है, करेक्ट। फिर वो क्रीमी लेयर वगैरह, रिजर्वेशन एंड एवरीथिंग, ये सारी की सारी चीजें आपके पास में वो आती है। तो ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ था, करेक्ट। अब आप खुद से पढ़ोगे, पढ़ते तो कभी यहाँ तक पहुंच पाते हैं? बहुत सारे लोग करते हैं ना सर, यूट्यूब से पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे पढ़ाता है क्या कोई ये सब, करेक्ट। तो ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पे इम्पैक्ट होते हैं। एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स आपके पास होने लग गई है, ये आजकल के टाइम में एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स होती है। न्यू अग्रेरियन कंसर्न्स आपके पास आने लग गए, है ना। पहले कभी नेता को कुछ नहीं पड़ी थी, पर आज आकर के नेता कहता है अरे भैया ग्राउंड वाटर डिप्लेट हो रहा है, स्टबल बर्निंग जो है आजकल हो रही है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, एक्सेसिव केमिकल यूज हो रहे हैं। ये क्या है, दीज आर न्यू इश्यूज, मॉडर्न वर्ल्ड की मॉडर्न प्रॉब्लम सही है, करेक्ट। तो अब नई नई डिमांड भी आने लगी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहिए। डिबेट होती है आपके पास एमएसपी के ऊपर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, और वाटर शेयरिंग को लेकर के आज भी आप देखते हो कितना सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके पास यहाँ पर जो है वो चलता है। यस, वाटर शेयरिंग को लेकर के कितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके पास यहाँ पे चलता है। यस, सो कैन वी डू द आंसर? अगर आपसे पूछा जाए पॉलिटिकल फॉलआउट पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या हम इसका आंसर कर सकते हैं? यस सर, हम इसका आंसर कर सकते हैं। एंड देन आपसे पूछा जाता है इन योर ओपिनियन, क्या लगता है आपको? तो हमको करना है क्रिटिकल असेसमेंट। द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन एंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी, सर ये बिल्कुल हुआ है, बट प्रोड्यूस्ड अनइवन पॉलिटिकल आउटकम्स, करेक्ट। क्या क्या हुआ सर? इट एम्पावर्ड सम ग्रुप्स, एक्सक्लूजन हो गया बाकी सबका, जिसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंस हो गया, और कास्ट और क्लास में बहुत ज्यादा टेंशन आपके पास यहाँ पे बढ़ गए। अंडरस्टूड? तो इसने क्या किया, इसने इंडिया को, इंडियन डेमोक्रेसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया बाय मेकिंग रूरल कम्युनिटीज मोर पॉलिटिकली एसर्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड। क्लियर यहां तक? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अंडरस्टूड? हाउ मेनी ऑफ यू टोटली अंडरस्टूड दीज टू टॉपिक्स? अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई, एग्रेरियन क्राइसिस एंड देन ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉलिटिकल पीएसआईआर पर्सपेक्टिव से उसका क्या इम्पैक्ट हमको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है सर, अब मैं घर जाऊं छुट्टी से? छुट्टी नहीं है, टेक 2 मिनट्स, और आज हमने जितना भी चीजें पढ़ी है वो सारी की सारी चीजें कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिखिए, ताकि आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस वन मोर टॉपिक, करेक्ट। टेक 2 मिनट्स और जल्दी से सारे के सारे, एक एग्रीकल्चर में क्राइसिस को लेकर के, एक पॉलिटिकल फॉलआउट पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सारे कीवर्ड्स को लिखो, ताकि आप भी सारा का सारा आपको क्लास में ही याद हो जाए। आफ्टर दैट वी विल रीड वन मोर टॉपिक, वी विल लर्न अबाउट वन मोर टॉपिक। चलिए, देखो सब कैमरा बंद कर करके, जैसे ही मैंने 2 मिनट दिए सब गए, कोई पानी पीने, कोई घूमने, है ना। छुट्टी थोड़ी ना करी है मैंने, 5 मिनट का ब्रेक नहीं दिया भाई, रिवाइज करिए, रिवाइज इट। जब तक खुद से नहीं लिखोगे तब तक नहीं आएगा, है ना। एक बार जो भी नोट्स लिखे ना, उन नोट्स को बंद कर करके एक बार लिखने की कोशिश करो। एंड ऑल दोज हु आर वाचिंग इट रिकॉर्डेड, उनको भी यही करना है ना। ऐसे नहीं कि सर ने 2 मिनट का ब्रेक दिया तो अब आगे आगे 2 मिनट बाद स्किप कर देते हैं, नो। लिखो, लिखिए सारे। राइट डाउन ऑल द कीवर्ड्स दैट यू हैव लर्न, ऑल द कीवर्ड्स। आयुषी, प्रिया, सोनी, रिचा, ईशानी राज, राहुल सिंह, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। प्रिंस अग्रवाल, अन्वेषा तिग्गा, रणधीर, ईशिता, विवेक विश्वकर्मा,
लिखिए सब लोग जल्दी। चलिए प्लीज राइट डाउन फास्ट। गुड वन करिश्मा। क्राइसिस लिख दिया पूरा का पूरा। गुड वन। तरंग गिडवानी। गुड वन। नाइस 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 गुड। अदर्स जल्दी करिए। समीक्षा। गुड वन। देखो अच्छे बच्चे जितने भी हैं सबने रिवाइज कर लिया। गुड वन। सोनी। नाइस। अमेजिंग गुड। रिचा। गुड वन। यस चलिए बाकी लोग भी जो है वो जल्दी से कर लीजिएगा। With this, let us start our next topic, and next topic is about नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी के ना आइडियाज को यहाँ पर जो हमको पढ़ना होता है। देखो जवाहरलाल नेहरू को पीएसआईआर में ना हमको तीन पर्सपेक्टिव से जो है वो पढ़ना होता है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। तीन पर्सपेक्टिव से जो है हमको जवाहरलाल नेहरू को पढ़ना होता है। एक, हिज व्यूज अबाउट सोशलिज्म। यस। सेकंड, हिज व्यूज अबाउट सेक्युलरिज्म। एंड थर्ड, नेहरू एंड गांधीयन कॉन्फ्लिक्ट। नेहरू एंड गांधीयन कॉन्फ्लिक्ट, ये तीन चीजें जो हमको यहाँ पे पढ़नी होती है। पहला क्या, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, एंड देन गांधीयन कॉन्फ्लिक्ट। गांधी जी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट क्या आती है। अब देखो समझो, इसको समझो। गांधी जी ना, देखो मैं थोड़ा सा आपको थॉट देता हूं ताकि आपको सारी चीजें उसके बाद हम नोट से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले थॉट समझो। गांधी जी जो है, गांधी जी ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते थे। करेक्ट। हम नो दिस पॉइंट। करेक्ट। सही है। गांधी जी क्या करते थे, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते थे कि भाई पंचायत लाओ, गांव की इकोनॉमी को स्ट्रांग करो, गांव को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, है ना, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारा काम करो वगैरह। ये सब जो एग्रीकल्चर हमने डिस्कस देखा ना अभी, तो उनको लेकर के आपके पास यहाँ पर जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो उसमें चलती थी कि एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से करो, गाँव में सब कुछ ये सारा इंडस्ट्री, ये सारी चीजें करो। अब इसमें ना एक दिक्कत है। अगर हम सिर्फ खेती 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 खेती, सर बस करो, अरे नहीं, गांधी जी यही कहते हैं खेती 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 अगर करते गए तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्या होगा। पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं करते हैं, हम ग्लोबल मार्केट में दूसरी कंट्रीज के साथ में कैसे कॉम्पीट करेंगे। अंडरस्टूड। हम ग्लोबल मार्केट में दूसरी कंट्रीज के साथ में कैसे कॉम्पीट करेंगे। वैलिड पॉइंट। दूसरी कंट्रीज साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, मशीनरीज में, इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। करेक्ट। सो नेहरू जी कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जरूरी है एग्रीकल्चर के अलावा। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी यही होगी, और नेहरू जी के मेजर आइडियाज भी यही होंगे कि हमको इसको छोड़ करके इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी जो है वो ध्यान देना चाहिए। हाउ मेनी यू गॉट दिस पॉइंट। समझ आया ये। करेक्ट। अब देखो, अब इसको लेकर के अब जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। So, Jawaharlal Nehru played a foundational role in shaping the ideological framework of independent India. His vision of socialism and secularism became the guiding principles of the Indian state and significantly influenced the constitution, governance, and national building process.
ठीक है सर। अब हम देखते हैं कि सर सोशलाइजेशन को लेकर के ना इनके की आइडियाज जो है आपके पास यहाँ पे क्या जो है वो थे। तो नेहरू जी का कहना था कि इंडिया में जो सोशलिज्म होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, ह्यूमनिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी पर्पस का होना चाहिए। प्लीज ध्यान रखना, उन्होंने कहा रिवोल्यूशनरी पर्पस का सोशलिज्म नहीं होना चाहिए जैसा कि सोवियत मॉडल में था। सोवियत मॉडल में क्या था, रशिया में क्या था, कि अगर स्टेट आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उखाड़ के फेंक दो ऐसे स्टेट को। करेक्ट, हमने पीएसआर में पढ़ा है ये सारा। बट नेहरू जी कहते हैं ऐसा नहीं, हमको रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म नहीं चाहिए, हमको इवोल्यूशनरी सोशलिज्म चाहिए। कैसा, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म चाहिए। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, कौन सा, डेमोक्रेटिक, ह्यूमनिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी सोशलिज्म चाहिए। एंड प्लीज इस बात को भी नोट करना, नॉट रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म लाइक सोवियत मॉडल। करेक्ट, हमको डेमोक्रेटिक, ह्यूमनिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी सोशलिज्म चाहिए, रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म नहीं चाहिए जैसा कि सोवियत मॉडल में आपके पास यहाँ पे मिल रखा है। नेहरू जी का कहना था, नेहरू जी का मानना था कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपके पास है ना, वो इनकम्प्लीट रहेगी अगर आपने इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी जो है वो नहीं दी तो। अब बात आती है कि नेहरूवियन सोशलिज्म आपके पास क्या था। इन्होंने कहा हमारे पास डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए, मतलब ही रिजेक्टेड वायलेंट रेवोल्यूशन एंड डिक्टेटरशिप, कि वायलेंट रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, डिक्टेटरशिप आपके पास यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा हमारे पास ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है सर, ये तो सारी बातें सभी कर ही रहे हैं। नेक्स्ट, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करी कि हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर दोनों ही चीजें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। जो पब्लिक सेक्टर है वो तो आपके पास स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के थ्रू आपके पास यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को चलाएगा। एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्टेट के रेगुलेशन के अंडर जो है आपके पास यहाँ पे चल सकता है, हमको पूरा का पूरा उसे छोड़ नहीं चाहिए। अब इसकी वजह से अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे पास हैवी इंडस्ट्रीज बनती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आपके पास यहाँ पे बनते हैं, प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, वो सारे के सारे जो है आपके पास यहाँ पे बनते हैं। क्लियर, यहां तक समझ आया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने को एग्जिस्टेंस की बात करी है, उन्होंने सिर्फ गांव या सिर्फ इंडस्ट्री की बात जो है आपके पास यहाँ पे नहीं करी है। तो इन्होंने ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या किया, उन्होंने बोला कि सर हमारे पास एक प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए। ऑब्वियसली सोवियत स्टाइल से आपके पास ये जो है वो इंस्पायर था, और इसी की वजह से आपके पास यहाँ पे प्लानिंग कमीशन बनाए गए, जो पंचवर्षीय योजनाएं आपके पास आई थी वो सारी की सारी आपके पास बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि हमको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, पॉवर्टी को आपके पास यहाँ पे कम करना था, एंड इंडिया को बनना था सेल्फ रिलायंस, इंडिया को सेल्फ रिलायंस आपके पास यहाँ पे बनना था। फिर उन्होंने बात करी सोशल जस्टिस के बारे में, कि हमको ना सोशल जस्टिस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सोशल जस्टिस मतलब पॉवर्टी को रिमूव करो, इलिटरेसी को रिमूव करो, एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को भी आपके पास क्या है, रिमूव जो है वो करना चाहिए। बाय द वे, जब मैं यहाँ ये चीजें कह रहा हूँ, आप में से कितने लोगों ने जेंडर जस्टिस वाली वो बात याद आ रही है, कि सर जेंडर जस्टिस का मतलब आपके पास होता है प्रोवाइडिंग समथिंग, वेयर सोशल जस्टिस का मतलब होता है रिमूविंग, रिड्यूसिंग। अंडरस्टूड, डेफिनेशन याद आ रही नहीं आ रही है, कि यस सर सोशल जस्टिस का मतलब होता है रिमूविंग, रिड्यूसिंग, वेयर जेंडर जस्टिस का मतलब होता है देना, प्रोवाइडिंग, उसका मतलब होता है देना, प्रोवाइडिंग। तो इसकी क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म क्या है, कि भैया तुम एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल ले रहे हो, और इसी के चलते आपके पास क्या आया था सर, लाइसेंस परमिट राज आपके पास यहाँ पे आया था, जिसके थ्रू लोगों ने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, कि सर हम आपको क्या बताएं कि कितना पैसा कमाया उन्होंने। अंधी वसूली आपके पास यहाँ पर जो है वो चली थी, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी आपके पास यहाँ पे आ गई, और ओवरऑल जो वो इंडिया को एक बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देना चाहते थे वो ऐसा ना हो पाया, और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो गई सर, स्लो जो है आपके पास यहाँ पे हो गई। कैसी हो गई, स्लो जो है आपके पास यहाँ पे ग्रोथ जो है आपके पास यहाँ पे हो गई। और जो छोटी मोटी ग्रोथ आपके पास यहाँ पे मिली ना, वो भी सर गरीबों के पास तो पहुंची नहीं। करेक्ट, वो भी आपके पास गरीबों के पास तो पहुंची नहीं। सो दिस इज अबाउट, जब भी आपके पास नेहरूवियन मॉडल आपके पास यहाँ पे बात करी जाए, नेहरू की सोशलिज्म के बारे में बात करी जाए, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है आपको उसके अंदर लिख लेना है। नेक्स्ट आपके पास आता है नेहरूअन सेक्युलरिज्म, कि सेक्युलरिज्म को लेकर के जो है नेहरू जी का क्या जो है आपके पास यहाँ पे मानना था। तो नेहरू जी ने कहा सेक्युलरिज्म इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग यूनिटी इन अ डीपली डाइवर्स सोसाइटी आफ्टर पार्टीशन। करेक्ट, क्या कहा इन्होंने, क्या भी जरूरी है,
जरूरी है, जरूरी है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है सर? इंडियन सेक्युलरिज्म स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट के ऊपर आपके पास यहाँ पर जो है वो बिलीव करता है। सो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स, नो स्टेट रिलीजन एंड रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल द सिटीजन्स। ये जो है हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है। अब बात आती है सर, नेहरू जी ने इसके लिए क्या क्या पॉइंट कहा? नेहरू जी ने कहा रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट होनी चाहिए आपके पास, कि स्टेट का किसी तरह का कोई भी स्टेट शुड नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। फिर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स की बात करी गई। नेहरू जी ने कहा कल्चरल प्लुरलिज्म आपके पास होना चाहिए। माइनॉरिटी एजुकेशनल एंड रिलीजियस राइट्स के बारे में इन्होंने बात करी। ओपोजिशन ऑफ कम्युनलिज्म इन्होंने किया, ही व्यूड कम्युनलिज्म एज अ थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रेशन। करेक्ट। तो इन्होंने मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों ही तरीके की जो कम्युनल पॉलिटिक्स आपके पास है उसको क्रिटिसाइज जो है आपके पास यहाँ पे करता है। फिर इन्होंने साइंटिफिक एंड रैशनल आउटलुक के बारे में बात करी। ही बिलीव दैट मॉडर्नाइजेशन रिक्वायर्ड रिड्यूसिंग ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन, कि हमारी जो ये अंधभक्ति है हमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा अगर हमको मॉडर्नाइज जो है वो करना है। एंड देन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म की बात आपके पास यहाँ पे करी, और जिसके लिए आपके पास क्या हुआ सर, फंडामेंटल राइट्स में है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो रखे जाते हैं। अंडरस्टूड। बट इसकी भी क्रिटिसिज्म है सर, इसकी भी क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म सबकी है। इट समटाइम्स लेड टू माइनॉरिटी अपीजमेंट। आज भी कांग्रेस को हमेशा से यही होता है कि सर माइनॉरिटी अपीजमेंट वाले हैं ये। तो माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए इनको क्रिटिसाइज जरूर किया जाता है। स्टेट इंटरवेंशन इन रिलीजन रिमेन्ड इनकंसिस्टेंट, होता ही रहा स्टेट का इंटरवेंशन। एंड सेक्युलरिज्म बिकेम पॉलिटिकली कॉन्टेस्टेड ओवर टाइम। कि सर पहले जो हमने अभी देखा था ना कि सर एग्रीकल्चर को लेकर के जो है आपके पास यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर के जो है आपके पास यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है वो हो रही थी, धीरे धीरे रिलीजन को लेकर के आपके पास यहाँ पे पॉलिटिक्स है वो होने लग गई। अंडरस्टूड, समझ आया ये पॉइंट? करेक्ट कि सर धीरे धीरे पहले जो एग्रीकल्चर को लेकर के जो इश्यूज थे वो एग्रीकल्चर से तो शिफ्ट हो गए, और अब रिलीजन सेंट्रिक पॉलिटिक्स आपके पास होने लग गई। एंड ऐसी पॉलिटिक्स हुई है, आज भी इंडिया में रिलीजन को लेकर के पॉलिटिक्स आज भी करी जाती है। करेक्ट, इंडिया में रिलीजन को लेकर के पॉलिटिक्स आज भी आपको देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर को लेकर के पॉलिटिक्स आपको आपको आज नहीं देखने को मिलेगी, बट आज है ना, रिलीजन को लेकर के आज भी पॉलिटिक्स आपके पास यहाँ पे है। करेक्ट। अच्छा, हमने इतने टाइम से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि जो पॉलिटिकल इश्यूज है यार, ऑल दोस टॉपिक्स जिसके सेंटर्ड इंडिया में पॉलिटिक्स होती है, उसका राइज बता सकते हो नहीं बता सकते हो? कि सर सबसे पहले एग्रीकल्चर को लेकर के पॉलिटिक्स होने लगी, धीरे धीरे रिलीजन को लेकर के पॉलिटिक्स होने लग गई, फिर रिलीजन के अंदर कास्ट, क्लास, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, ये सब आने लगेंगे। और उसके बाद अब मॉडर्न टाइम में जो आपके पास इलेक्शन होते हैं उसमें मुद्दा क्या होता है? डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। कौन सा? डेवलपमेंटल। तो ये राइज दिखा सकते हो ना कि ओवर द टाइम पॉलिटिकल एजेंडास किस तरीके से, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो है वो चेंज हुआ है। अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए, तो ये सारी चीजें हमको नेहरू जी के बारे में जो है वो पढ़नी होती है। तो आपके पास आता है क्रिटिकल असेसमेंट कि सर ओवरऑल एसेस करो कैसे रहा इनका टाइम। तो नेहरू जी ने अटेम्प्ट किया टू बिल्ड अ मॉडर्न इंडिया इंडिया बेस्ड ऑन इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सोशलाइजेशन, सोशलिज्म, नेशनल यूनिटी थ्रू सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये सारी की सारी सर ये सब मिली क्या? ऑब्वियसली यस कहना है, नो नहीं कहना है, सरकार के अगेंस्ट कभी नहीं जाते। करेक्ट, सरकार के अगेंस्ट कभी नहीं जाते। ठीक है सर। नेक्स्ट आपके पास बात आती है गांधी जी वर्सेस नेहरू जी की। नेक्स्ट इज गांधी जी वर्सेस नेहरू जी। तो इन दोनों में ना आपके पास यहाँ पर सिमिलैरिटीज भी हैं थोड़ी थोड़ी, एंड थोड़ी थोड़ी यहाँ पर आपको डिफरेंसेस भी जो है वो देखने को मिलते हैं। सर थोड़े थोड़े नहीं, डिफरेंसेस ना एक्चुअली बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहां पर क्या था आपके पास यहाँ पे कि सर इन दोनों में जो नेहरूवियन और गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इनमें आपके पास प्रॉब्लम है। देखो समझना, गांधीयन मॉडल क्या है डेवलपमेंट का? गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप अप्रोच में आपके पास यहाँ पे चलता है। वेर अगर नेहरूवियन मॉडल हम देखें, हैवी इंडस्ट्रीज की बात वो पहले करता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच के अंदर वो ज्यादा बिलीव करता है, या फिर वो एक मिक्स्ड अप्रोच के अंदर आपके पास यहाँ पे बिलीव करता है। ये पॉइंट समझ आया? जब ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, अब हम इसकी डायमेंशंस ओपन करके अपना आंसर आराम से जो है वो लिख सकते हैं। करेक्ट, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को ओपन करके हम इसका आंसर जो है वो आराम से लिख सकते हैं।
तो जैसे कि अगर हम देखें इन दोनों में सिमिलैरिटीज आपके पास क्या क्या थी। सबसे पहली सिमिलैरिटी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो गोल की थी। सर दोनों ही लोगों का वेलफेयर आपके पास यहाँ पे करना चाहते थे। दोनों ही पॉवर्टी को आपके पास यहाँ पे रिमूव जो है वो करना चाहते थे। दोनों ही इंडिया में डेमोक्रेसी चाहते थे। दोनों ही चाहते थे कि इंडिया में सोशल जस्टिस जो है आपको यहां पर मिले। सो बोथ वर कंसर्न्ड अबाउट द वीकर एंड द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। दोनों ही चाहते थे कि इंडिया में सेल्फ रिलायंस जो है वो आपके पास यहां पर आए। करेक्ट। और दोनों ही चाहते थे कि इंडिया के अंदर आपके पास यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट हो। तो ये क्या थी, ये इन दोनों की डिजायर्स थी। बट ऑब्वियसली द मीन्स थ्रू विच दे वांटेड, करेक्ट, कि ये डिजायर्स उनकी फुलफिल हो इंडिया में, या इंडिया में ये सारी चीजें हो, दोस मीन्स आर डिफरेंट। गॉट दिस पॉइंट? करेक्ट। चाहते दोनों एक जैसा इंडिया थे, बट वो किस तरीके से पाना है, वैसा इंडिया किस तरीके से पाना है, ये क्या था, ये वहां पर आपके पास यहाँ पे वो अप्रोच में जो है वो आपके पास यहाँ पर इनके चेंज देखने को मिलता है। अब अप्रोच में क्या क्या चेंज है, सबसे पहला कोर फिलोसफी में आपके पास यहाँ पे चेंज है। गांधी जी कहते थे विलेज सेंट्रिक मॉडल इकोनॉमी होनी चाहिए, जबकि नेहरू जी कहते थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ध्यान दो। यूनिट ऑफ डेवलपमेंट, गांधी जी कहते थे भैया सबसे पहले गांव पहुंचो वहां पे डेवलपमेंट करो। नेहरू जी कहते थे नेशन स्टेट और लार्ज इंडस्ट्रीज को लेकर के आओ। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस था। ये डिसेंट्रलाइज्ड विलेज इकोनॉमी चाहते थे। नेहरू जी कहते थे नहीं भैया मिक्स्ड इकोनॉमी लानी पड़ेगी जहां पे स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेंटर होगा। करेक्ट, पब्लिक सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा आपके पास यहाँ पे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, गांधी जी कहते थे लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, जबकि नेहरू जी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को अगर मैं लेकर के बात करूं तो इन्होंने कहा सिंपल सिंपल लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लेकर के आओ। नेहरू जी ने कहा नहीं भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के आओ। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री में बात करें तो गांधी जी एग्रीकल्चर कॉटनेज इंडस्ट्रीज को लेकर के प्रायोरिटाइज करते थे, जबकि इन्होंने इंजन ऑफ इंडस्ट्री को इंजन ऑफ ग्रोथ माना, कि अगर इंडस्ट्री नहीं है तो आप ग्रोथ ही जो है वो नहीं कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो गांधी जी कहते थे डिसेंट्रलाइज लोकल प्लानिंग होती थी, जबकि ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात करते हैं। अंडरस्टूड? नेहरू जी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की जो है आपके पास यहाँ पे बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट अर्बनाइजेशन, गांधी जी ने कहा विलेजेस आर द सोल ऑफ इंडिया, विलेजेस आर द सोल ऑफ इंडिया। वेयर नेहरू जी क्या कहते हैं, नेहरू जी ने कहा नहीं, सिंबल ऑफ प्रोग्रेस है, अर्बनाइजेशन इज सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। फिर आपके पास यहाँ पे डेमो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात आती है। गांधी जी कहते थे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, जबकि नेहरू जी कहते थे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पे लगानी है। स्टेट के रोल को अगर बात करो तो गांधी जी कहते थे मिनिमल रोल आपके पास होना चाहिए, वो तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते थे, पीपल पार्टिसिपेशन, ग्राम सभा, इस सब की बातें करते थे वो तो। जबकि यहां पर स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन की बात करी कि नहीं भैया स्टेट को बोलो स्ट्रांगली इंटरवीन करे। अंडरस्टूड? करेक्ट। और अगर हम एनवायरमेंटल आउटलुक को देखें, गांधी जी कहते थे सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली होना चाहिए, जबकि ये कहते थे डेवलपमेंट करो, बाकी सारी चीजें बाद में देख लेंगे। करेक्ट, डेवलपमेंट करो, बाकी सारी चीजें बाद में देख लेंगे। सो इन अ वे देखा जाए तो सर दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। दोनों की बेसिकली अप्रोच में बहुत डिफरेंसेस हैं, बट दोनों के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर बोथ सिमिलर, वो दोनों ही सेम है। नाउ द थिंग इज दोनों में ही कुछ अच्छी चीजें हैं, दोनों में ही कुछ खराब चीजें। यस, दोनों में ही कुछ अच्छी चीजें हैं, दोनों में ही कुछ खराब चीजें हैं। यहीं से अब हमको हमारा नेक्स्ट टॉपिक मिलता है, मेरिट्स ऑफ नेहरूवियन मॉडल, मेरिट्स ऑफ गांधीयन मॉडल। और यहां से आपके पास वापस बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, और इनके प्रेजेंट टाइम में क्या रिलेवेंस है, इसके भी आपके पास बहुत बार पीएसआईआर के अंदर जरूर क्वेश्चंस आते हैं। सो नेक्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ नेहरूवियन मॉडल। सबसे पहली बात कि सर इंडस्ट्रियल बेस्ड क्रिएशन हमारे पास यहाँ पे होने लगा, और आज भी हम वर्ल्ड में लेवल के ऊपर जाकर के compete कर पाते हैं। आप जस्ट एक बार सोच करके देखो कि अगर हम एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कर रहे होते तो क्या हम पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कर पाते क्या? से नहीं कर पाते। क्या हम इतनी बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज ला पाते क्या इंडिया में?
नहीं ला पाते। क्या हम इतना ज्यादा जो हम आत्मनिर्भर भारत हम लोग कर पा रहे कर रहे हैं आज, क्या हम कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। करेक्ट, बट ऑब्वियसली आत्मनिर्भर भारत ना बेसिकली रिलेट करता है गांधी जी से, वो गांधीन फिलोसॉफी से रिलेट करता है। ठीक है, तो उसको जो है ध्यान रखना। अंडरस्टूड। सो इंडस्ट्रियल बेस हमारे पास यहाँ पे क्रिएशन होने लगा, नए बहुत बड़े बड़े पीएसयूज बनने लगे, स्टील प्लांट लगा, डैम्स बनाए गए, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, हैवी इंडस्ट्रीज आपके पास यहाँ पे इंडिया में जो है एस्टैब्लिश करी गई। साइंटिफिक टेम्पर आपके पास यहाँ पर आया, हमने आईआईटीज बनाई, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाए, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन आपके पास यहाँ पे हुआ, नेशनल इंटीग्रेशन किया गया सेंट्रलाइज प्लानिंग के थ्रू आपके पास यहाँ पे, और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, एक्सपेंशन ऑफ पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सारी की सारी चीजें हुई। मगर मगर इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस जो है आपके पास यहाँ पे रही है। लिमिटेशंस क्या है सर? एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी और लाइसेंस राज। प्लीज समझना, नेहरूवियन मॉडल की क्रिटिसिज्म में पहला पॉइंट लाइसेंस राज रखना ही रखना है, बाकी सारे पॉइंट दूसरे होंगे। लिख लो सारे पॉइंट, लिखिए सारी। लाइसेंस राज, नेहरूवियन क्रिटिसिज्म में, नेहरू की क्रिटिसिज्म में पहला पॉइंट हमेशा लाइसेंस राज रखना है। यस, नेहरू जी की क्रिटिसिज्म में पहला पॉइंट जो है वो आपके पास लाइसेंस राज है। करेक्ट। सेकंड आपके पास, आपको नहीं लगता कि सर गांव को तो निग्लेक्ट ही कर दिया इन्होंने? यस। और गांव को निग्लेक्ट कर दिया, हैवी इंडस्ट्रीज आप लेकर के आए। एक बात बताओ, इनइक्वालिटी इससे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इससे तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा कि नहीं होगा? यस, होगा। और इसी की वजह से जो टिकल डाउन इफेक्ट आपके पास यहाँ पे था, वो सारी चीजें भी आपके पास स्लो टिकल डाउन इफेक्ट आया, कि सर ऊपर तो सारे इफेक्ट आ गए, लोग अमीर पे अमीर बन गए, डेवलपमेंट हो गए सब कुछ, मगर लोअर लेवल के ऊपर उसका इम्पैक्ट हमको देखने को ही नहीं मिला। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ नेहरूवियन मॉडल। विद दिस लेट्स डिस्कस अबाउट कि सर गांधीयन मॉडल की क्या क्या मेरिट्स रही है। सबसे पहली चीज, गांधी जी ने ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी है। देखो नेहरूवियन मॉडल ना इतना चल नहीं पाया लास्ट तक, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, गांधीयन मॉडल आज भी रिलेवेंट है। व्हाई? इट इज सस्टेनेबल। कैसा ये? सस्टेनेबल है। इस वजह से गांधीयन मॉडल आज भी हमारे लिए कैसा है, रिलेवेंट जो है आपके पास यहाँ पे होता है। सो ये कैसा है सर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी इन्होंने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करी है इन्होंने, जॉब देने की बात नहीं करी है। लोगों को ऐसा बनाओ, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट क्रिएट, रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ आपके पास, डिसेंट्रलाइजेशन की बात आपके पास करिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, लोकल पार्टिसिपेशन जिससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और इन सब की वजह से क्या होगा सर? इंक्लूसिव ग्रोथ जो है आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट अगेन सर, इसकी भी लिमिटेशंस है। यस, इसकी भी लिमिटेशंस है। क्या चीज है लिमिटेशंस में? कि सर डिफिकल्टी इन मीटिंग द डिमांड्स ऑफ अ लार्ज मॉडर्न इकोनॉमी। कि अगर हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर देखें, तो जो आज के टाइम में इतना बड़ा इंडिया, जिसको इतने बड़े वर्ल्ड से compete करना है, आज अगर हम कहते हैं हम दुनिया में वर्ल्ड के थर्ड नंबर वाली कंट्री बनना चाहते हैं, अगर हम सिर्फ गांव 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 के ऊपर ध्यान देंगे तो क्या बन पाएंगे क्या? सही नहीं ना। वी हैव टू टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स एंड जो भी सारी चीजें होती हैं, हमको उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो ये चीज है कि सर जो लार्ज मॉडर्न इकोनॉमी है, उसके साथ क्या है, उनकी डिमांड्स को मीट नहीं कर पाता है। लिमिटेड स्कोप ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, and then it may not adequately support defense and infrastructure needs। कि अगर हम सर सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देंगे ना, तो हमारा डीआरडीओ कब बनता, हमारा इसरो क्या करता? करेक्ट, ये पता नहीं कभी बनते फिर तो, ये पता नहीं कब ही जो है आपके पास यहाँ पे बनते हैं। क्लियर यहाँ तक? यस, गुड वर्क। तो आपके पास लास्ट हमेशा यहाँ से मैरिट्स डीमेरिट्स डिस्कस कर ली। अब यहाँ से हमेशा एक लास्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज देयर कंटेम्पररी रिलेवेंस? नेहरूवियन मॉडल का आज के टाइम में क्या रिलेवेंस है, गांधीयन मॉडल का आज के टाइम में आपके पास यहाँ पे क्या रिलेवेंस है? लेट्स डिस्कस दैट नाउ। सो गांधीयन एलिमेंट्स आपके पास क्या क्या है सर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको लिखना है, लोकल गवर्नेंस थ्रू पंचायती राज को दिखाना है, प्रमोशन ऑफ एमएसएमई एंड खादी दिखाना है, एंड फोकस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनवायरमेंटल एथिक्स, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे दिखानी है।
तो आज भी इंडिया में होता है ना, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, वोकल फॉर लोकल है, ये सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। एंड नेहरूवियन मॉडल को अगर आप देखते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हम आज भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हम आज भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हम आज भी बना रहे हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन हम आज भी बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे इनकी आज के टाइम की हमारी रिलेवेंस जो है वो आ जाती है। क्लियर यहाँ तक? विद दिस ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं।